हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आज का वीडियो किस टॉपिक पे है? हुआ ये है कि कल सर ने एफआरबी बैच लॉन्च किया है या फिर अनाउंस किया है। एफआरबी बैच क्या है? जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने अभी तक वो वाली वीडियो सर की नहीं देखी है, तो परमार सर ने फास्ट रिविजन बैच कल एक अनाउंस किया है, जिनके भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। सो बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास में आए हुए हैं, स्पेशली नोट्स को लेके आए हुए हैं। और क्योंकि नोट्स को लेके मेरे पास में क्वेश्चंस आ गया, मतलब क्वेश्चंस आ गए, तो ये मुझे वीडियो ज़्यादा बनानी पड़ रही है, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे हो कि मैंने प्रीआईक्यू पार्ट 3 के नोट्स बनाए हैं, तो मैं एफआरबी के भी नोट्स बनाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफआरबी के अगर आप नोट्स बनाने को मुझे कह रहे हो, इसका मतलब आपने वीडियो सर की अच्छे से देखी नहीं है, क्योंकि एफआरबी के नोट्स बन ही नहीं सकते हैं। और कैसे नहीं बन सकते, क्या रीज़न है, व्हाट आर द माइंड मैप्स, ये सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के आ रहे हैं, ये सब सॉल्व होंगे। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पीवाईक्यू पार्ट 3 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्या एफआरबी स्टार्ट कर देनी चाहिए? या फिर वो लोग जिनकी पीवाईक्यू सीरीज़ अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुई है, तो अब वो या तो पीवाईक्यू सीरीज़ करें या तो एफआरबी करें, क्या करें इन दोनों में से? तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो ये 3 मेजर क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास में आए हैं, एंड ये 2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं है, सजेशंस हैं, मैं अपनी तरफ से लेके आई हूँ। सो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन और ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों को मैं साथ में आंसर करने वाली हूँ, और आपके लिए चीज़ें आसान कर दूँगी, डिसाइड तो आपको ही करना है, लेकिन बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीवाईक्यू पार्ट 3 अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इनकम्प्लीट है, तो आपको एफआरबी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि आपकी नीड क्या है इस टाइम पे, और कैसे समझनी होगी वो भी मैं बताती हूँ, बिल्कुल आसान कर दूँगी मैं। दूसरी चीज़ आपको समझनी होगी कि आपके जो पीवाईक्यू के लेक्चर्स हैं, ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, कौन से लेक्चर तक पहुँच गए। एंड तीसरी चीज़ जो समझनी होगी वो ये है कि आपका सिलेबस जो है, वो कहाँ तक कंप्लीट है। चौथी चीज़ भी समझनी होगी, और वो चौथी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपका एग्ज़ाम कब है, आपकी एग्ज़ाम डेट कब है, जो भी आपका टारगेट एग्ज़ाम है, वो पास है या दूर है, क्या है। सो नीड तो 2 बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे। वो 2 बेसिस कौन से होंगे? जैसे कि आप मॉक देते हैं और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है जीएस का, तब आप देख रहे हो कि आप जो बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है अगर कि ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में ना होकर कुछ अलग पैटर्न पे होता, तो मैं कर लेता। मुझे आता था ये क्वेश्चन, अगर मान लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपके माइंड में ये आया, आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, फिर आपके माइंड में आया कि क्वेश्चन ईज़ी था, अगर ये 4 सेंटेंसेस ना होके 4 क्वेश्चन सिंगुलर, लाइक वन लाइनर क्वेश्चन होता, तो मैं कर लेता। तो अगर आपको ये फ़ील हो रहा है, तो आपको इसका मतलब है क्वेश्चन पैटर्न से प्रॉब्लम है, तो आपको पीवाईक्यू सीरीज़ करनी चाहिए। लेकिन बाय चांस आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अब वो मैटर नहीं करता कि आपको स्टेटमेंट वाला आ रहा है या वन लाइनर आ रहा है, कैसे आ रहा है, मैच द फॉलोइंग आ रहा है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स या कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको एफआरबी करनी चाहिए, स्पेशली उन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के लिए। ठीक है? अच्छा, बहुत सारे लोगों को पीवाईक्यू और एफआरबी दोनों एक साथ करनी है, तो वो लोग कैसे करें? अब आप कहेंगे कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, लेकिन अगर पीवाईक्यू और एफआरबी एक साथ करनी है, एफिशिएंसी के साथ में करनी है, बिना थके करनी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा के नहीं करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो? तरीके हैं, मैं आपको बता दूँगी, आप अपने तरीके से समझ लीजिएगा, तो आपके दोनों कवर हो जाएँगे उसी टाइम में, जितने टाइम में आपका एक कवर होने वाला है। ठीक है? नीड, अब इन सबको पहले समझ लेते हैं कि इन सबको कैसे डिसाइड करें। तो नीड तो मैंने बता दिया, अगर आपको पैटर्न से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पीवाईक्यू की नीड है। और अगर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट या क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं इसलिए क्योंकि वो आपको आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन के बारे में पता है, स्टेटमेंट पता है, सब कुछ पता है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आपसे गलत हुए जा रहे हैं। तो आपको पीवाईक्यू, पैटर्न की गलती है, तो आपको पीवाईक्यू चाहिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, देन आपको इसका मतलब कंटेंट की ज़रूरत है या टॉपिक की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप एफआरबी लेंगे। ठीक है? यहाँ पे ये वाला पॉइंट खत्म। पीवाईक्यू लेक्चर्स कहाँ तक हुए? इस पे भी आधारित होगा आपका ये डिसीजन। देखो, अगर पीवाईक्यू लेक्चर्स 25 तक कंप्लीट हैं, है ना? तो आप इसको एक पॉज़ दे सकते हो। आराम से आप इसको पॉज़ दीजिए, एंड आप एफआरपी पे जंप मार सकते हो अभी। एंड जब आप ये जंप मारें, तब आप ये ध्यान रखें कि हफ्ते में 1 या 2 क्लास पीवाईक्यू की बढ़ाते जाइए, मतलब एक-एक करके इसको 35 तक पहुँचा दीजिए। इसलिए क्योंकि 35 लेक्चर्स तक तो ज़रूरी है, एंड उसके बाद में जो लास्ट के 15 लेक्चर्स हैं, उनमें वही 35 लेक्चर्स का बार-बार रिवीजन वही चीज़ें आ रही हैं रिपीट हो के। सो वो अगर छूट भी जा रहे हैं आपके लास्ट के 15 लेक्चर्स, तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप कोशिश करिए, अगर आपके 25 लेक्चर्स तक कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप एफआरपी पे स्किप कर सकते हैं। बाई चांस आपके 25 लेक्चर्स तक नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो आपको बाकी के क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे, नीट, सिलेबस, एग्जाम डेट वगैरह। ठीक है? तो ये तो उनके लिए बता दिया। देन सिलेबस कितना आपका कंप्लीट हुआ है? देखो, सिलेबस में 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, और या फिर हाफ वे, आधे पे हो कहीं पे आप लोग, बीच में। ठीक है? और या फिर फिनिश्ड है, बिल्कुल कंप्लीट है आपका।
अब इन तीनों सिचुएशंस में क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो। अगर स्टार्ट ही नहीं हुआ है सिलेबस, तो फिर तो आपको एक ही सजेशन है कि या तो आप सिलेबस स्टार्ट करिए, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं है, एग्ज़ाम बहुत पास में है, आपको सीएचएसएल ही देना है और इतनी जल्दी आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते हो, देन आप एफआरबी कर लीजिए, ठीक है? फिर पीवाईक्यू के चक्कर में अभी मत पड़िए। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत देखिए, कुछ लेक्चर जितने हो सके उतने देख लीजिएगा सो दैट एग्ज़ाम का क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए, लेकिन फोकस करिए कि एफआरबी से अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए। हाफ वे मतलब आधे पे है अगर आपका सिलेबस, तो आपको पीवाईक्यू या एफआरबी में क्या चूज़ करना चाहिए, तो आपको पीवाईक्यू चूज़ करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका आधा सिलेबस कंप्लीट है, इसका मतलब आप मान लीजिए ज्योग्राफी चल रही है, वही चीज़ आपने बैच में पढ़ ली सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम पे और वही चीज़ शाम को आप एफआरबी में पढ़ रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही चीज़ 2-2 टाइम पढ़ रहे हो, टाइम डबल टाइम लगा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अभी आप इसके साथ में बैच के साथ में पीवाईक्यू लगा लीजिए, बाद में एफआरबी कर लीजिएगा। अगर सिलेबस फिनिश हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, अब इसमें भी 2 पॉइंट हो जाएँगे। सिलेबस जस्ट फिनिश्ड है या कभी पहले कब फिनिश हो चुका है काफ़ी टाइम पहले। जस्ट फिनिश है अगर अभी, तो पीवाईक्यू कर लीजिएगा। ठीक है? अब क्योंकि अभी-अभी आपने सिलेबस कंप्लीट किया, वही-वही चीज़ें आप एफआरबी में दोबारा से पढ़ेंगे टीचर से ही, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जब तुरंत-तुरंत सिलेबस कंप्लीट किया है, तो रिविज़न जो है वो आपका अपनी तरफ से होना चाहिए, सर नहीं कराना चाहिए। और अगर रिविज़न करवा रहे हैं, तो वो 2 महीने का गैप लेके या 1 महीने का गैप लेके तब एफआरबी करिएगा, ठीक है? अगर सिलेबस अभी-अभी फिनिश हुआ है। लेकिन अगर आपका सिलेबस पहले से फिनिश हो गया, 1-2 महीने हो चुके हैं या ज़्यादा टाइम हो चुका है, देन आप एफआरबी पे जाइए। टॉपिक वाइज़ रिविज़न आपका सर से होना ज़रूरी है इस टाइम पे, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, तब डिसाइड करिए कि आपको एफआरबी करना है कि पीवाईक्यू करनी है। एग्ज़ाम डेट कब आपकी? एग्ज़ाम अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो एग्ज़ाम पास में हो सकता है, या तो एग्ज़ाम दूर हो सकता है आपका। तो अगर आपका एग्ज़ाम पास में है, अभी है, जल्दी ही, तो आपका सिलेबस अब या तो कंप्लीट होगा या नहीं कंप्लीट होगा, हाफ वे होगा, वो तो अलग पॉइंट है। लेकिन अगर पास में है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पीवाईक्यू कर लीजिए। लेकिन इसके साथ में वो टॉपिक्स जो आपके कंप्लीट नहीं हैं सिलेबस में, उनको आप एफआरबी से कर लीजिए, ठीक है? एफआरबी पूरी नहीं करनी है, जो-जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में बच गए हैं, उसको आप एफआरबी में से करिए एंड बाकी पीवाईक्यू आप पीवाईक्यू सीरीज़ कंटिन्यू रखिए क्योंकि वो ज़्यादा पास वाले एग्ज़ाम्स में फ़ायदा करेगी। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है कि अगर आपकी पीवाईक्यू सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और आपका एग्ज़ाम पास है, तो ऑब्वियस सी बात है आप एफआरबी करेंगे, ठीक है? और इसमें भी आप नीड को भी ध्यान में रख लीजिएगा कि ये नहीं कि पास में एग्ज़ाम है, पीवाईक्यू कहा है तो पीवाईक्यू करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी नीड है एफआरबी वाली, मतलब कंटेंट आपका कमज़ोर है, तो आप एफआरबी ही करिएगा। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे आपको अपनी दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, ठीक है? अगर आपका एग्ज़ाम दूर है तो आप एफआरबी करिए या पीवाईक्यू करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मन है वो कर डालिए बस, ठीक है? मैं सजेस्ट करूँगी अगर एग्ज़ाम दूर है तो एफआरबी कर लीजिए, अच्छा खासा रिविज़न हो जाएगा, देन पीवाईक्यू तो बाद में एक और स्टार्ट होने ही वाली है अभी, ठीक है? अब आता है क्वेश्चन उनके लिए जिन्होंने अभी इन दोनों में से कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, और दूसरा जो ये क्वेश्चन पेंडिंग मैंने छोड़ दिया है, इसको भी एग्री कर लेते हैं कि पीवाईक्यू प्लस एफआरबी दोनों एक साथ कैसे करेंगे? अब हाँ जी, तो अभी क्या है कि पीवाईक्यू सीरीज़ और एफआरबी, ये तो आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट आंसर यहाँ पे सब कुछ मिल चुका है कि आपको किस बेसिस पे डिसाइड करना है। बहुत सारे लोगों का बिल्कुल भी पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं हुआ है, तो वो अपना सिलेबस एंड एग्ज़ाम डेट एंड नीड के अकॉर्डिंग इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अब इन दोनों को अगर आप अच्छा इस सिचुएशन में जब आपको इन दोनों को एक साथ करने का मन है, या आपको चाहिए कि एफआरबी मतलब कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चंस गलत होते हैं, लेकिन आप पीवाईक्यू नहीं छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी पीवाईक्यू में 10 से 15 लेक्चर्स हो चुके होंगे, या एक वो नहीं हुए हैं मान लिया है, लेकिन आप पीवाईक्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन आप एफआरबी भी नहीं छोड़ना चाह रहे, दोनों चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छा सोल्यूशन। पीवाईक्यू परमानेंट कंटिन्यू रखिए, ठीक है? परमानेंट रखेंगे, लेकिन इसके साथ में आप एक लिस्ट बनाइए उन सारे सब्जेक्ट्स की, या फिर उन सब्जेक्ट्स के अंदर के टॉपिक्स की जो आपके वीक हैं, ठीक है? और एफआरबी की क्लासेस पे ध्यान रखिए कि कब कौन सा टॉपिक चल रहा है, कब कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। जब आपके वीक सब्जेक्ट या वीक टॉपिक्स चल रहे हों, तब आप एफआरबी की क्लासेस लेने लगिए और पीवाईक्यू को पॉज कर दीजिए। जब आपका वीक चैप्टर्स खत्म हो जाएँ, तब आप वापस से पीवाईक्यू की क्लासेस लेने लगिए। ये मेथड मैं करने वाली हूँ, क्यों करने वाली हूँ? क्योंकि मेरे पीवाईक्यूज़ के 5 लेक्चर्स बचे, हालाँकि वो तो इसी में हफ़्ते खत्म हो जाएँगे, चलिए मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन बाई चांस अगर मेरी पीवाईक्यू सीरीज़ में 15 लेक्चर्स हुए होते और मुझे एफआरबी भी करनी होती, तो मैं क्या करती, क्योंकि बायो मेरी वीक है, इकोनॉमिक्स मेरी वीक है एंड ये 2 चैप्टर्स वीक हैं, पॉलिटी मेरी अच्छी है एंड जो हिस्ट्री मेरी अच्छी है, अब ज्योग्राफी भी थोड़ी-थोड़ी अच्छी हो गई है। सो जब ये चैप्टर्स, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट बड़े हैं, अगर ये जब टॉपिक्स चल रहे होंगे एफआरबी में, तो हम कर लेंगे छुट्टी और हम जाएँगे पीवाईक्यू सीरीज़ करने, और जब ये चैप्टर्स चल रहे होंगे, तो हम पीवाईक्यू सीरीज़ को कर देंगे पॉज़ और हम ये चले जाएँगे एफआरबी में करने। तो बस वही चीज़ आपको करनी है कि एफआरबी में से चूज़ करना है। अब क्या बाकी के सब्जेक्ट एफआरबी में से छोड़ दें? बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, टेलीग्राम पे जाइए, सर आपको माइंड मैप दे ही देंगे, उसको लीजिए और उसमें जो चीज़ें हैं, उसको अपने मन से आप रिवाइज़ करिए। जो चीज़ें सर आपको क्लास में बोलने वाले हैं, उससे अच्छा आप अपने मन से रिकॉल कर के उस मैप को देख के आप बोलिए, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी एंड ये अच्छा भी रहेगा, ठीक है? अब इन सारी कथाओं के बाद में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर माइंड मैप्स?
एंड एफआरबी नोट्स, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि एफआरबी के नोट्स आप हिंदी में बना दीजिएगा क्योंकि आपने पीवाईक्यू सीरीज़ के नोट्स हिंदी में बना के दिए हैं सबको। तो भाई पीवाईक्यू सीरीज़ के नोट्स बन सकते थे, एफआरबी के नोट्स नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पे यूज़ होंगे माइंड मैप्स। माइंड मैप्स होते क्या हैं? जैसे कोई टॉपिक है उसको सेंटर में लिख देंगे एंड उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उसको चारों ओर किसी भी आकृति में इस तरह से सजा-सजा के लिखे जाते हैं, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश लिखा, तो अब यहाँ पे हम संस्थापक लिख देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से ऐसे-ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पे क्या-क्या लिख देंगे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, इंडिका एंड सारी चीज़ें जितनी भी इनकी लिखी हुई हैं, कलिंग वगैरह सब कुछ। एंड देन इनके बेटे आ जाएँगे बिंदुसार, देन अशोक, इस तरह से सब कुछ हम करते जाएँगे। इस माइंड मैप के नोट्स बनाने जाएँगे, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी जीएस के नोट्स बन जाएँगे। फिर तो सब बनाना लिखना ही पड़ेगा ना जब नोट्स बनाने जाएँगे। तो इसके नोट्स नहीं बन सकते हैं। माइंड मैप होते ही इसलिए हैं क्योंकि नोट्स ना पढ़ने पड़ें। माइंड मैप पता है क्या होते हैं? एक तरीके के फर्रे होते हैं कि जिन्हें आप एग्ज़ाम्स में यूज़ नहीं कर सकते हो। एग्ज़ाम में जाने के 1 दिन पहले आपको पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है, तो आप माइंड मैप्स के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हो, इसलिए माइंड मैप्स बनाए जाते हैं। ठीक है? सो इनके नोट्स ना मैं बना सकती हूँ, कोई नहीं बना सकता है। जिनको बनाने हैं बनाएँ भई, लेकिन इनके नोट्स नहीं बनने हैं। ठीक है? आपको माइंड मैप मिलेगा, वो देखिए, ज़ूम करिए, पढ़िए आराम से, बस। ठीक है? अब ये 2 पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, पहली चीज़ तो अब पीवाईक्यू पार्ट 3 के जो मैं नोट्स बना रही थी जिसमें मेरा भर-भर के टाइम जा रहा था, तो वो टाइम मेरा बचने लगेगा धीरे से। जब ये टाइम बचने लगेगा तो इसके बदले मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने एक चीज़ देखी कि ऑलिव बोर्ड का जो जीएस मतलब ऑलिव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट होता है लाइव वाला, उसमें जो जीएस पोर्शन आ रहा है आजकल काफ़ी सही आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है। तो वो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगते हैं और मैं उसका एनालिसिस तो करती ही हूँ। जो क्वेश्चंस नहीं आए होते हैं उनको गूगल पे सर्च करके या अपने नोट्स में, बुक्स में, सब जगह सर्च कर के मैं उनको पढ़ तो लेती हूँ कि कहाँ से क्या पूछा गया है। तो वही अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ और पूछ रही हूँ तो मैं ये वाली जो है ये सब चीज़ें एकत्रित करके और उसके लिए थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करके चीज़ों को कि कहाँ से पूछी गई है, इसमें और क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या इसके बारे में और क्या हम याद कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एकत्रित करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ ऑन मंडे। मंडे मतलब एवरी मंडे या एवरी ट्यूसडे जिस दिन मॉक एंड होता है, मॉक के रिजल्ट के बाद, सो दैट मुझे भी पता हो कि एग्जैक्ट आंसर उनका है क्या, उन्होंने क्या सही आंसर माना है। डोंट लीव इंग्लिश बिहाइंड, ये एक बहुत छोटा सा सजेशन है जिसके लिए किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जीएस का बहुत जीएस शोर मचा हुआ है और आप ये समझ लीजिए कि जीएस में अब कोई बहुत ज़्यादा वीक रह नहीं जाएगा क्योंकि इतना सारा कंटेंट, इतना सब कुछ मिल रहा है ना परमार सर की वजह से, तो कॉम्पिटिशन जीएस में सबका लगभग लेवल बराबर हुआ जा रहा है। ठीक है? अब यूपीएससी वाले होंगे उनका और ऊपर हो जाएगा तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे इस बार जो गेम चेंजर होगा वो इंग्लिश होने वाला है क्योंकि मैथ्स तो सब लगभग कर ही लेते हैं, रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, जीएस एक अटकता था उसमें भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इन सारी कथाओं में इंग्लिश बहुत पीछे छूट रहा है। मैथ्स और रीजनिंग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत टफ नहीं है कि अगर वो लास्ट के 2 मंथ्स में लेके बैठ जाएंगे तो वो वापस से उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट के 1 मंथ में आप इंग्लिश लेके बैठेंगे तो आप उसको पूरा कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश अब रीडिंग बेसिस पे ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी बैंक जैसी होती नहीं होती है बैंक जैसी, लेकिन मेंस में अगर आप देखो या पूरा ओवरऑल भी देखो तो आपको कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आने ज़रूरी हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन डेली 30 मिनट्स दे दीजिए, इंक्लूडिंग वो आर्टिकल वगैरह जो मैं बताया मैंने इंग्लिश माध्यम वाला, वो सब कर लीजिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि इंग्लिश को एकदम साइड करे हुए हैं, पढ़ ही नहीं रहे, महीनों-महीनों हो जा रहे हैं, इंग्लिश ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ मत करिएगा क्योंकि ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं भी अभी बीच में कर रही थी और मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरा इंग्लिश का स्कोर जा रहा है, इंग्लिश मुझे क्वेश्चंस टफ लगने लगे अपने आप। तो फिर मैं अब इंग्लिश पढ़ रही हूँ। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग कर लीजिएगा। एक और चीज़, मैंने ये जो पोल डाला था आप लोगों के लिए अ, टेलीग्राम पे कि आपकी पीवाईक्यू सीरीज़ कंप्लीट हुई है या नहीं है, 64% लोगों ने कहा है कि नहीं हुई है और 14% लोगों का इस हफ्ते खत्म हो जाएगा, 22% लोगों ने कहा है कि हाँ, हो गई है। बड़ा दुःख हुआ क्योंकि मेरा चैनल ही मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसीलिए जॉइन किया है क्योंकि उन्हें पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 3 के नोट्स चाहिए थे और उसमें भी 64% ऐसे हैं जिन्होंने करी नहीं है पीवाईक्यू सीरीज़ कंप्लीट। ऐसे कैसे हो रहा है? पहली चीज़ तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, कुछ लोगों की मजबूरी हो गई कि एग्ज़ाम वगैरह होगा, दूसरे लोग होंगे जिन्होंने लापरवाही भी नहीं की है। आप लोग कॉम्पिटिशन में हो ही नहीं फिर तो, है ना? जिन्होंने लापरवाही में छोड़ दिया है ये कि पीवाईक्यू सीरीज़। एक और चीज़ हो गई है, सर ने कर ली है चीटिंग। परमार सर ने बहुत अच्छे से चीटिंग की है इस बार। हुआ ये जब पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट हुई पार्ट 3 तब सर ने आपसे कहा आराम-आराम से करो, टेंशन नहीं लेनी, अगर पेपर-वेपर है आस-पास तो पीवाईक्यू सीरीज़ स्किप करो, बाद में कर लेना। अब पीवाईक्यू सीरीज़ खत्म होने के बाद में उन्होंने एफआरबी लॉन्च कर दी। तभी ये पूरा स्याप्पा फैला हुआ है कि पीवाईक्यू सीरीज़ करें या फिर एफआरबी करें क्योंकि बहुत सारे लोगों की अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है पीवाईक्यू सीरीज़। या फिर स्टार्ट हुई है तो 5 लेक्चर्स, 10 लेक्चर्स ऐसे पे बहुत सारे लोग अटके हुए हैं। सो सर ने पहले तो आप लोगों को बड़ी ढील दे दी कि करो जैसे करना है, अब सर फटाफट कर रहे हैं और एफआरबी फिनिश हुई नहीं कि सर बहुत पक्की स्पीड पकड़ेंगे क्योंकि आ जाएगा एग्ज़ाम सीजीएल का। सो
आपके पास टाइम नहीं होने वाला है, जैसे-तैसे जो भी है इन सारी कथा भागवत मैंने बता दी, अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए एंड अच्छे से कंप्लीट करिए। दैट्स इट, अब कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर अब भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शायद मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती होंगी, नहीं कर सकती होंगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं, देखा जाएगा क्या करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।